हेलो दोस्तों, आधुनिक भारत के भाग 4 में आज हम फिर बात करेंगे जो आगे रह गया है। इसमें गांधीवाद, जो गांधी युग आएगा 1919 से लेकर के 1947 तक, उसके आगे स्वतंत्र भारत का जो इतिहास है वो बताएंगे। तो यही जो चर्चाएं हो रही हैं, ध्यान से पढ़ते रहें, नोट करते रहें और अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन को हल करें। कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, दिक्कत ना करे, इसके लिए सीरीज़ जो हम लाए हैं और उसके पार्ट 3 करा चुके हैं। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी प्रॉफिट्स मिल सकें। तो आइए हम आज जो द्वितीय चरण है राष्ट्रीय आंदोलन का 1905 से 1919 तक का चर्चा करेंगे। 1900 आगे इस पे चर्चा जो होने वाली है उसमें बंगाल का विभाजन, लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मिलन, कई सारी घटनाएं हैं जिनके बारे में हम जानेंगे और किस किस ने योगदान दिया, क्या क्या हुआ। इसमें कई सारी घटनाएं देखने को मिलेंगी। तो आइए हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय द्वितीय चरण जो 1905 से 1919 तक चला, इसको 1905 में बंगाल का जो विभाजन हुआ बहुत शुभ हुआ। इसमें कई लॉर्ड कर्जन की जो प्रतिक्रियावादी शासन था उसमें उसने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। यानी ब्रिटिश राज्य के सही स्वरूप की पहचान तथा उदारवादियों के संवैधानिक आंदोलन की विफलता, सन 1892 के सुधार कानून की अपर्याप्तता, धार्मिक पुनरुत्थान और सांस्कृतिक नवजागरण, आर्थिक संकट, लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी शासन और 1905 में बंगाल का विभाजन से क्षुब्ध होकर उग्रवादी या अतिवादी राजनीतिक आंदोलन प्रारंभ हुआ। उग्रवादी साधन देख लेते हैं कि उग्रवादी के क्या साधन थे। विदेशी माल का बहिष्कार करना, स्वदेशी का प्रचार और राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार, विदेशी शिक्षा का बहिष्कार। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 3 क्वेश्चन हैं। इसमें है कि उन्होंने मैजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा राष्ट्रीय केंद्रीय सभा सदस्य निर्वाचित हुए। उसमें लाला लाजपत राय जी हैं। और स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने देसी शिल्पकारों के दौरान कौशल तथा उद्योग को पुनर्जीवित करने में योगदान किया। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। उपयुक्त में से कौन सा सही है? इसमें दोनों सही हैं। देख लेते हैं कि उग्र राष्ट्रवादी नेता कौन कौन से हैं। बालपाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष आदि। तो लाला लाजपत राय प्रथम विश्व युद्ध के आसपास अमेरिकी की यात्रा की। उन्होंने अनहैप्पी इंडिया, इंग्लैंड, डेब्ट टू इंडिया एंड यंग इंडिया जैसी प्रसिद्ध पुस्तकों का लेखन किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने मैजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी, दयानंद और श्री कृष्ण जीवनी भी लिखी। बंग भंग विरोधी आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन के बारे में हमें चर्चा करनी थी, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसमें 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन की घोषणा के साथ साथ विभाजन प्रभावी हो गया, जिसमें विभाजन के दिन 16 अक्टूबर यानी 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई।
बंगाल उस समय भारतीय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था और साथ ही बंगालियों में प्रबल राजनीतिक जागृति थी, जिसे कुचलने के लिए कर्जन ने बंगाल को बांटना चाहा। विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी बंगाल एवं पश्चिमी बंगाल में बंट गया। पूर्वी बंगाल में असम एवं बंगाल पूर्वी के कुछ जिले राजशाही, ढाका एवं चटगांव मिलाए गए। इस प्रांत का मुख्यालय ढाका था। पश्चिम बंगाल में बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल शामिल थे। बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया स्वरूप आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तुओं व वस्त्रों का बहिष्कार करने के साथ साथ विदेशी स्कूलों, अदालतों, उपाधियों और सरकारी नौकरियों का भी बहिष्कार किया गया। स्वदेशी आंदोलन की अवयव के रूप में वर्ष 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई, जिनके उद्देश्य साहित्यिक, साइंटिफिक व टेक्निकल क्षेत्र में स्वदेशी नियंत्रण के तहत राष्ट्रीय शिक्षा को बल प्रदान करना था। साथ ही इसके साथ देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों में हथकरघा, रेशम, वस्त्र, लौह इस्पात, चमड़ा आदि उद्योग को भी पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीके को लेकर उग्रवादी और उदारवादी नेताओं के मध्य चल रहे मतभेद के परिणाम स्वरूप 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी नेता कांग्रेस से अपने को अलग कर लिए। बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन ने विभाजन के विरुद्ध विशाल जनमत इकट्ठा कर लिया, जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने विवश होकर 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। H. आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक दल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला और अनुरोध किया कि प्रांतीय, केंद्रीय व स्थानीय निर्वाचन हेतु पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था मुसलमानों के लिए की जाए। मतलब जो मुसलमानों का एक दल था वो लॉर्ड वायसराय जो थे लॉर्ड मिंटो थे। लॉर्ड मिंटो से मिला और उसने कहा कि सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था करी जाए, जितने मुसलमान हैं उनका अलग वोटिंग कराई जाए। मिंटो ने इनकी मांगों का पूर्णतः समर्थन किया, क्योंकि अंग्रेज चाहते ही थे कि कुछ न कुछ बंटवारा हो ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक राज कर सकें। और जिसके परिणाम फलस्वरूप मुस्लिम नेताओं ने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 सितंबर 1906 ईस्वी को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की। माले मिंटो सुधार कुछ आए हैं, इनको देख लें। माले मिंटो सुधार क्या हैं कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 में भारत सचिव मार्ले व वायसराय लॉर्ड मिंटो ने सुधारों का भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पारित किया, जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। इसकी विस्तृत चर्चा संवैधानिक विकास के अध्याय में करेंगे। खासकर जो सचिव मार्ले हैं वो सचिव हैं और जो मिंटो हैं वो लॉर्ड वायसराय हैं। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। 1920 में किसमें अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? ऑल इंडिया होम रूल लीग, जो एनी बेसेंट लेकर के लगभग यहाँ पे स्थापित करा था भारत में 1916 में। लाजपत राय ने इनका काफ़ी साथ दिया, उसी का नाम बदलकर स्वराज सभा रखा गया। एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। थियोफिजिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, ऐसा नहीं था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष थी, हाँ एक बार अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जबकि सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लॉस्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने पे गलत लिख गया है, उनके जीवन को बदल डाला। इस
पुस्तक का संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? इसका ऑप्शन बी सही है। इसमें व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। बिल्कुल सही बात है। लखनऊ समझौता क्या है? इसमें क्या है लखनऊ समझौता? जो कि मुस्लिम 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 2 घटनाओं की दृष्टि से स्मरणीय था। पहली घटना उग्रवादियों जिन्होंने 9 वर्ष पूर्व कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था का कांग्रेस में पुनर्प्रवेश था। दूसरी घटना कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता। मुस्लिम लीग समझौता क्योंकि उस समय जो 1907 में लगभग उग्रदल और उदारवादी दल में बट गए थे, तो उनका भी मिलन हुआ 1916 में, और लखनऊ में खासकर मुस्लिम लीग जो थी इसका भी मिलन हुआ। इसमें अंबिका मजूमदार का काफ़ी नेतृत्व रहा। दिसंबर 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने लखनऊ में अपने वार्षिक अधिवेशनों का आयोजन किया। ये समझौता सामान्यतः लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना के नाम से प्रसिद्ध है। होम रूल लीग जो 1916 अप्रैल 1916 में तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की और उसके 5 महीने बाद सितंबर 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग स्थापित की। इस आंदोलन की बहुत लोकप्रिय हो जाने के बाद कारण ब्रिटिश सरकार ने इसका दमन करने के लिए तिलक द्वारा होम रूल की सभाओं में दिए गए उनके कुछ भाषणों के आधार पर जुलाई 1916 में उन पर मुकदमा चलाया। 1917 में श्रीमती एनी बेसेंट को भी नज़रबंद कर लिया गया। मॉन्टेग्यू घोषणा अगस्त 17 में आई के उपरांत श्रीमती एनी बेसेंट ने अपनी होम रूल लीग का काम बंद कर दिया, परंतु तिलक ने अपने आंदोलन जारी रखा। ऑल इंडिया होम रूल लीग ने 1920 में अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था। जो होम रूल लीग की असफलता के कारण क्या थे? उसमें इस आंदोलन प्रभावी संगठन का अभाव था। प्लस संगठन प्रभावी नहीं थे, जो संगठन थे भी वो प्रभावी नहीं हो पाए। 1917 से 18 के सांप्रदायिक दंगों का आंदोलन पर नकारात्मक भी प्रभाव पड़ता रहा। गांधी जी के भारत आगमन के पश्चात स्वतंत्रता आंदोलन, यहाँ पर हम देखेंगे। इससे पहले हम 2-3 क्वेश्चन जो हैं देख लेते हैं कि भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2019 फिल्म से आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। महात्मा गांधी गिरमिटिया इंडस्ट्रियल लेबर प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वार कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्तावना का समर्थन नहीं किया था। भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया था। तो डी बिल्कुल मतलब तीनों के तीनों जो कथन हैं बिल्कुल सही हैं, कोई दुराई नहीं है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं की सक्रिय सहभागिता, ये भी नहीं है। राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी, ये भी नहीं है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं आगे कि भारत गांधी जी के आगमन के पश्चात जो स्वतंत्र आंदोलन हुए किसकी क्या भूमिका रही। तो महात्मा गांधी जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जाति भेदभाव तथा नागरिक अधिकारों के समर्थन में सफल सत्याग्रह किया था। जनवरी 1915 में भारत लौटे। 1919 से 1947 तक के काल को राष्ट्रीयता जो है 1900 पूछ देता है
कि 1919 से 47 तक के काल को टाइम को क्या कहते हैं, राष्ट्रीयता का गांधी युग के नाम से पुकारा जाता है। महात्मा गांधी गिरमिटिया यानी इंडेंजर्ड लेबर प्रणाली की उन्मूलन में मददगार थे। 1894 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस क्या हुआ कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और रंग भेद की नीति के विरुद्ध आंदोलन भी शुरू किया। उनके प्रयासों व आंदोलन के कारण दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा सन 1914 में अधिकांश रंग भेद कानूनों को रद्द कर दिया गया। अनटू दिस लास्ट, ये क्या है? अनटू दिस लास्ट जॉन रस्किन द्वारा अर्थशास्त्र पर लिखा गया एक लेख है। इस लेख में उसने बताया है कि वास्तविक संपत्ति मुद्रा या सोना नहीं है, बल्कि वास्तविक संपत्ति जीवन है। ध्यान देना है जो लेख है इसमें क्या बताया गया है। जो लेख है इसमें क्या बताया गया है कि ये इस लेख में उसने बताया है कि वास्तविक संपत्ति मुद्रा या सोना नहीं है, बल्कि वास्तविक संपत्ति जीवन है। इस तरह इस लेख का अंश व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। महात्मा गांधी को प्रभावित किया, इसी से प्रभावित होकर गांधी जी ने सर्वोदय तथा अंत्योदय जैसी अवधारणाओं का विकास किया। गांधी जी ने साबरमती नदी के किनारे 1916 में साबरमती नदी है किनारे सत्याग्रह आश्रम, जो ये आश्रम है सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, जो कालांतर में साबरमती आश्रम यानी साबरमती आश्रम के नाम से चर्चित हुआ। अगला देखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह क्या था। गांधी द्वारा भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण में किया गया था। बात क्या थी, लखनऊ में एक अधिवेशन हुआ था 1916 में लगभग। उस समय जो बिहार का एक किसान था राजकुमार शुक्ला, जो उसमें आया हुआ था, उसने गांधी जी से काफ़ी आग्रह किया और उसकी जिद से ही गांधी को चंपारण में उसने बुलाया और गांधी जी गए। वहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी मौजूद रहे। कई सारे नेतागण के साथ उन्होंने चंपारण का आंदोलन किया, जिसमें तिनकठिया प्रणाली से नील की खेती को ज़बरदस्ती उपजाया जाता था और एक तिहाई भी नहीं दिया जाता था उसको। उसके लिए गांधी जी ने बहुत सारे वर्क किए और एक संस्था बनाई, खासकर कमेटी में सदस्य भी रहे। देख लेते हैं कि वर्ष 1917 के जुलाई माह में राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को लखनऊ में से आमंत्रित किया। चंपारण यात्रा में राजेंद्र प्रसाद, A.N. सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद तथा J.B. कृपलानी साथ थे। गांधी जी का प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन सफल रहा। चंपारण में तिनकठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया। अहमदाबाद हड़ताल इसमें बहुत अच्छी जो है, और तीनों खेड़ा है, रोलेट एक्ट है। इसमें अहमदाबाद में क्या रहा है कि मजदूरों में वृद्धि हेतु मिल मजदूरों की हड़ताल व गांधी का हस्तक्षेप, इसमें मजदूरों में वृद्धि, मजदूरी में वृद्धि हेतु ये जो आता है अहमदाबाद का, इसमें मजदूरी वृद्धि हेतु बोला था कि हड़ताल व गांधी जी का हस्तक्षेप किया गया। गांधी जी द्वारा प्रथम बार भूख हड़ताल, जो ये टॉपिक मस्ट है कि जो पहली हड़ताल थी वो कब थी, वो खेड़ा खासकर अहमदाबाद हड़ताल में थी। वे अस्त्र का उपयोग किया गया, फलस्वरूप मजदूरों की मजदूरी 35% वृद्धि की गई थी, बढ़ाई गई। इसमें जो इनका योगदान दिया उसमें एक खासकर काम किया और इनकी 35% वृद्धि करवा दी। इसमें पहला ध्यान रखना है कि प्रथम बार भूख हड़ताल कब किया, वो अहमदाबाद हड़ताल आंदोलन में किया। खेड़ा क्या है, खराब उपज के कारण क्या होता था कि जो उसमें खासकर पहले फसलें उगाई जाती थी, उसमें खराब फसल होने के कारण, फसल न उगने के कारण भी कर लगाया जाता था। करों में छूट हेतु सत्याग्रह में गांधी का नेतृत्व मोहनलाल पांड्या ने राजस्व नहीं दिए जाने हेतु आंदोलन पर बल दिया। इस आंदोलन विट्ठल भाई पटेल यानी विट्ठल भाई जो पटेल थे और याग्निक गांधी के सहयोगी रहे। रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह, गांधी जी का जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह था, भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए
1917 में सर सिडनी रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता में सेडिशन कमेटी गठित की गई। इसी की सिफारिश पर रॉलेट अधिनियम पारित हुआ। इसके तहत मजिस्ट्रेट को किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को जेल में डालने का अधिकार था। उस व्यक्ति को अपील करने की कोई अनुमति नहीं थी। गांधी जी ने इसके विरोध में सत्याग्रह सभा की स्थापना की तथा क्या किया, सत्याग्रह सभा थी उसकी स्थापना की। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सारे देश में हड़तालों का आयोजन किया। इसके लिए गांधी जी ने होम रूल लीग के नेताओं के उपयोग का प्रयास किया। अब हम देख लेते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। कि रॉलेट एक्ट और सरकार के इन कार्यों का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा हुई, जिस पर अंधाधुंध गोलियों की वर्षा हुई। इसमें खासकर 2 लोगों के, सत्यपाल और डॉक्टर के लिए हुई थी। तो ध्यान देंगे कि इस घटना के बाद कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना शर का खिताब छोड़ दिया। इस वर्ष मदनपल्ली ने रविन्द्रनाथ टैगोर जनगण मन का बंगाली में अनुवाद अंग्रेजी में किया। अक्टूबर 1919 में हंटर कमेटी का गठन जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 1920 में दी। क्वेश्चन कुछ हैं, उनको हम देख लेते हैं। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन भू राजस्व की उगाही स्थापित नहीं की थी। प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू किया जाए। ऐसा नहीं था, ये सही है। और रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन, बिल्कुल नहीं। बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना, मुकदमों को सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, मतलब बिना मुकदमा चलाए बंदी बना लिया जाना होता था खासकर। 20 का आंसर सही है। इसके पहले और कुछ क्वेश्चन हैं, इनको हम देख लेते हैं। कि भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। महात्मा गांधी, ये क्वेश्चन देख चुके हैं तो इनको नहीं देखेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी पिंगली वेंकैया ने यहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किया। पट्टाभी सीतारामैया ने यहाँ आंध्र प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला में अंग्रेजी अनुवाद किया। ये बिल्कुल सही है, सी वाला, कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगला देखते हैं, खेड़ा के किसानों के पक्ष में। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। प्रशासन का यह प्रस्ताव कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही हैं? इसमें ए बिल्कुल सही है ना। अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन भू राजस्व नीति उगाही नहीं की गई थी। अगला देख लेते हैं कि जलिया देख चुके हैं, क्वेश्चन ये देख लेते हैं कि रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए। ऑप्शन बी यानी 1 और 2 सही है, तीसरे से कोई मतलब नहीं है। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में
कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर इस सुशासन प्राप्ति की घोषणा की गई। बिल्कुल ऐसा नहीं है। कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज्य प्राप्ति की स्वीकृत किया गया, ये बिल्कुल सही है। अब देख लेते हैं खिलाफत आंदोलन क्या है। खिलाफत आंदोलन के बारे में हम चर्चा करेंगे। असली बंधुओं, क्या अली बंधु मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खां, हजरत मोहानी के नेतृत्व में एक खिलाफत कमेटी बनी और देशव्यापी आंदोलन का आयोजन किया गया। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस नवंबर 1919 में दिल्ली में हुई। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। 1919 में जो ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई है 1919 में, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी स्वयं ने की है। लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इसे उपयुक्त समय माना। खिलाफत समिति ने 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया। यह आंदोलन 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के केमलिस्ट विद्रोह द्वारा तुर्की में खलीफा के पद की समाप्ति के बाद अप्रासंगिक हो गया। असहयोग आंदोलन के बारे में बात करेंगे। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभिक किया गया प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन था। इस आंदोलन की मुख्य 3 मांगें थीं। खिलाफत मुद्दा, पंजाब में उत्पीड़न के विरुद्ध न्याय की मांग और स्वराज की प्राप्ति। आंदोलन आरंभ करने से पूर्व गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि वापस लौटा दी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को की। कब शुरुआत करते हैं? 1 अगस्त 1920। नागपुर अधिवेशन कब होता है? ये दिसंबर 1920 में। गांधी जी का असहयोग संबंधी प्रस्ताव भारी बहुमत से स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान से भी परिवर्तन किए गए। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान या ग्राम में आंदोलनकारी क्रूर भीड़ द्वारा हिंसात्मक घटना हुई। 12 फरवरी ये घटना कब घटती है? जो चौरी चौरा घटना है 5 फरवरी 1922। अगली कब है? 12 फरवरी 1922 को घटित हुआ। असहयोग आंदोलन ने पहली बार पूरे राष्ट्र की जनता को एक सूत्र में बांध दिया। स्वराज्यवादियों की राजनीति। जनवरी 1923 में चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। दास यहाँ पे चित्तरंजन दास जी को कहा गया है, CR दास भी बोल देते हैं कहीं कहीं। उसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू उसके सचिव बने। विठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, MR जयकर आदि उसके प्रमुख समर्थकों में से थे। लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज का लक्ष्य। दिसंबर 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में संपन्न हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में समाजवादी विचारधारा के समर्थक जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 31 दिसंबर 1929 की रात्रि को तिरंगा झंडा फहराया गया। 31 दिसंबर 1900 झंडा फहराया गया और 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इसी के साथ प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में परंपरा पड़ी। कांग्रेस समिति को इस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार मिला। सविनय अवज्ञा क्या था? गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, तो हम देखेंगे कि गांधी जी ने
अपने प्रसिद्ध दांडी यात्रा के द्वारा 12 मार्च 1930 को द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने समुद्र तट पर पहुंचकर सांकेतिक रूप से नमक कानून का उल्लंघन किया। 6 अप्रैल 1930 को तंजावुर जो तमिलनाडु राज्य में है, वहाँ श्री सी राजगोपालचारी ने त्रिचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा की तथा नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर के तट पर अभियान संगठित किया। आगे बात करेंगे, कुछ रह जाते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कौन कौन से सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया, कौन से भाग नहीं लिया, और टोटल गोलमेज सम्मेलन किसने किसने भाग लिया, तो हम कल चर्चा करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन हैं एक दो, उनको हम देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का संकल्प पारित किया। इस अधिवेशन में उग्रवादियों एवं उदारवादियों के बीच झगड़े का सुलझा लिया गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस अधिवेशन में 2 राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया। ये भी गलत है, एक ऑप्शन इसका सही है, केवल एक ही सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? श्री राजगोपालचारी ने ऐसा कुछ किया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित किया गया, ऐसा नहीं किया गया था। असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, बिल्कुल सही बात है। मुस्लिम की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी के सुझाव की स्वीकृति, बिल्कुल सही है, क्योंकि केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। तो ऑप्शन डी इसका सही है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। रॉयल इंडियन नेवी में गदर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सही कालाक्रम क्या है? मतलब सबसे पहले घटना कौन हुई? तो उसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, फिर भारत छोड़ो आंदोलन का हुआ, और रॉयल इंडियन नेवी में जो गदर हुआ है उसके बाद में हुआ। अगले क्वेश्चन बाद में देखते हैं। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें ताकि जो लाभ आप प्राप्त कर रहे हैं वो हर किसी को मिलना चाहिए। और आई होप आप सब अच्छे होंगे। और वीडियो में कोई अगर इशू होता है, कोई भी समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार है और आप कमेंट्स करते रहें ताकि मैं वीडियो और अच्छी बना सकूं, आपकी सहायता कर सकूं। धन्यवाद।